ये जो काला सा हट्टा कट्टा आदमी आपको इस फोटो में दिख रहा है, ये है युगांडा की ईदी आमीन, जिन्हें आप राक्षस भी कहोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये दिखते ही ऐसे थे और दूसरा इनके कारनामे भी कुछ राक्षसों से कम नहीं थे। जैसे इसने अपने ही लोगों को लाखों की संख्या में गाजर मूली की तरह मसल कर काट कर मौत के घाट उतार दिया और फिर उन लाशों को मगरमच्छों को खिला देता था। कई बार तो जिंदा लोगों को ही पनिशमेंट के तौर पर वो मगरमच्छों के झुंड में फेंक देता था। एक बार उसने 4000 अपाहिज लोगों को जिंदा ही मगरमच्छों के झुंड के बीच में फेंक दिया ताकि मगरमच्छ उनको कच्चा चबा जाए। और ये जो स्क्रीन पर आप खंडर जैसे कमरे देख रही हो, ये इसने सिर्फ लोगों को टॉर्चर्स करने और तड़पा कर मौत के घाट उतारने के लिए ही बनाया था, जिसमें ना तो कोई खिड़की थी और न ही ऐसी कोई जगह जहाँ से हवा आ सके। अब ऐसे में लोग तड़प कर घुट कर अपना दम तोड़ देते थे और ईदी आमीन ने इन कमरों के चारों तरफ इलेक्ट्रिक करंट का जाल बिछाया हुआ था, सो अगर कोई भागने की भी कोशिश करता तो उधर ही मारा जाता। और इतना ही नहीं, इसने अपनी चौथी प्रेग्नेंट बीवी के हाथ पैर काट कर उसको तड़पा कर मार डाला और घंटों तक लाशों से बातें करते रहता था। और हमने थंबनेल पर आदमखोर आदमी ऐसे ही नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए लिखा है क्योंकि इंसानों के अंगों को काट कर उनके मांस को कच्चा चबा जाता। दोस्तों, हम सब ऐसा मानते हैं कि कोई इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला ईदी आमीन पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये इतना क्रूर और बेरहम होने के बावजूद भी युगांडा के लोगों के लिए ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वहाँ का मसीहा रहा और वहाँ के लोग इसको चाहते भी बहुत थे। अब यहाँ तक आते आते आपका दिमाग पूरा सवालों से घिर गया होगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? मैं हूं किशोर और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे प्रश्नों के पीछे छुपे उत्तर को अच्छे से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ईदी आमीन ने क्या, क्यों, कैसे और किस लिए किया। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी एकदम स्टार्टिंग से, जब इस दुनिया में ईदी आमीन का जन्म ही नहीं हुआ था। और प्यारे भाइयों और बहनों, उसके लिए हमें पूरे 100 साल पीछे जाना पड़े, मतलब 1925 से पहले। तो ईदी आमीन के जो पिताश्री थे, उन्होंने दूसरे धर्म से कन्वर्ट होकर इस्लाम को अपना लिया था और साथ ही साथ अपना नाम भी बदलकर आमीन दादा रख दिया। अब 1925 का वो साल था जब युगांडा के काकवा ट्राइब में ईदी आमीन की एंट्री होती है, या यूँ कह सकती हो कि एक राक्षस का जन्म होता है। अब मैं इस राक्षस वर्ड को बार क्यों यूज कर रहा हूँ, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो ईदी आमीन का जन्म ऐसे लोगों के बीच में हुआ था जो लोग नेचर के बहुत ज्यादा करीब थे। ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उनका मांस खाते थे और खून भी पी जाते थे। और बस इतना ही नहीं, वो लोग इंसानों का भी मांस खा जाते थे और उनका खून पी जाते थे। और इसी वजह से आप उन्हें खूंखार जंगली भी कह सकते हैं। और ऐसे खूंखार लोगों के बीच में जन्म होने की वजह से ईदी आमीन के दिल में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। ईदी आमीन के बचपन में ही कुछ रीजन की वजह से इनके माता पिता अलग हो गए। अब ऐसे में इनके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी इनकी माता पर आ गई और ऊपर से घर का खर्चा भी चलाना था। अब इन हालातों में ईदी आमीन की माता ईदी आमीन को लेकर बॉम्बे शहर चली गई और वहाँ पर जाकर ईदी आमीन ने अपनी पढ़ाई शुरू की। लेकिन जैसा कि इनके घर के हालात ठीक नहीं थे और सारी घर की जिम्मेदारी का बोझ इनकी मम्मी पर था और इसी वजह से वो चौथी क्लास से ज्यादा पढ़ नहीं पाए और काम पर लग गए। अब 1946 में जब ईदी आमीन 20-21 साल के हो चुके थे, तब उन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री के लिए काम करना शुरू कर दिया, खाना बनाने वाले के रूप में। वो मिलिट्री सोल्जर्स के लिए खाना बनाने का काम करते थे। अब जैसा कि इसके अंदर बचपन से ही क्रूरता और निर्दयता एकदम कूट कर भरी हुई थी, इसीलिए इसने अपने ही लोगों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये अंग्रेजों के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार था और अंग्रेजों ने इसी वफादारी को देखते हुए और इसके अपने लोगों के खिलाफ इसके एकदम क्रूर व्यवहार को देखते हुए इसको आर्मी की ट्रेनिंग भी देना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी हमारे लिए सोल्जर के रूप में एक अच्छी तरीके से काम करेगा। ब्रिटिश आर्मी ने इसको और ज्यादा हैवी ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी, जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, रनिंग और भी बहुत सारे गेम्स खिलाना स्टार्ट कर दिया। उस समय युगांडा में अंग्रेजों के राज में एक किंग्स अफ्रीकन राइफल करके एक स्पेशल सोल्जर की एक टीम होती थी जो दंगे फसादों को रोकने का काम करती थी। और 1949 में अंग्रेजों ने ईदी आमीन को भी उसमें शामिल कर दिया था। और 1952 में अंग्रेजों ने ईदी आमीन को केन्या भेज दिया गया युद्ध लड़ने के लिए। और वहां पर जाकर इन भाई साहब ने जो कहर मचाया है, खतरनाक, लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया और गाजर मूली की तरह मसल कर उनके शरीर के टुकड़े कर दिए। हजारों मासूमों को इस बेरहम इंसान ने मौत के घाट उतार दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ईदी आमीन का प्रमोशन कर देती है। अब वो एक ऊंची पोस्ट के साथ युगांडा वापस लौट जाता है। अब युगांडा में ईदी आमीन बहुत ही ज्यादा कहर मचा रहा था और अंग्रेजों के लिए अपने ही लोगों को बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ मार रहा था। अब ईदी आमीन सारी मिलिट्री फोर्सेस पर अपना कब्जा जमाना चाहता था।
फिर अंग्रेजों ने इसके क्रूर व्यवहार और वफादारी को देखते हुए मिलिट्री में इसको एकदम हाईएस्ट पोस्ट पर प्रमोशन दे दिया और फिर 1961 में उसको आर्मी का कमीशन ऑफिसर बना दिया, जो काफी ऊंची पोस्ट होती है। और उस टाइम केवल 2 लोगों के पास ही ये पोस्ट थी, एक था ईदी आमीन और दूसरा था मिल्टन ओबोटे। अब मिल्टन ओबोटे के कारनामे भी कुछ ऐसे ही थे ईदी आमीन जैसे, मार काट वाले। उसने भी अपने ही लोगों को अंग्रेजों के लिए हजारों की संख्या में बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया था और इसीलिए ये भी अंग्रेजों का एक विश्वास पात्र आदमी बन गया था और इसका भी प्रमोशन होते होते इस पोस्ट तक आ गया था। और दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के नाक के नीचे से स्मगलिंग चालू कर दी थी, हाथियों के दांत की एंड सोने की। और जैसा कि दोनों मिलिट्री में एकदम हाईएस्ट पोस्ट पर थे, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने हथियारों की भी स्मगलिंग करना चालू कर दी, जैसे बुलेट्स, गन, बारूद आदि। अब इस समय तक इन दोनों की मिलिट्री फोर्सेस पर बहुत ही ज्यादा गहरी पकड़ थी और ये दोनों मिलकर स्मगलिंग भी कर रहे थे और अंग्रेजों को कानों कान तक खबर तक नहीं पहुंची थी। और बाद में जब पहुंची तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि सारा सुरक्षा बल तो उनके कहने पे चलता था और उनकी मुट्ठी में था। अब इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को भड़काना चालू कर दिया और लोग रोड पे विद्रोह करने पर उतर आए। अब इन सारे हालातों को देखकर ईदी आमीन युगांडा से बाहर यूके में चला गया था। अब उन सबकी कमांड संभाली मिल्टन ओबोटे ने और आखिरकार 1962 में युगांडा अंग्रेजों से आजाद हो जाता है। पूरी की पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहां से खदेड़ के भगा देते हैं और फिर मिल्टन ओबोटे युगांडा के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और ईदी आमीन डिप्टी कमांडर बन जाते हैं और फिर 1964 में कमांडर ऑफ आर्मी बन जाते हैं। अब इस पोस्ट पर ईदी आमीन ने 1970 तक काम किया। अब जैसा कि इसकी ऑल आर्मी पर बहुत ही ज्यादा गहरी पकड़ थी, ऐसे में 1970 में ओबोटे ने इसको कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस बना दिया। अब यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। जैसा कि मिल्टन ओबोटे और ईदी आमीन पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब ओबोटे तो युगांडा के प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब उनके दोस्त ईदी आमीन को उनके नीचे रहकर काम करना पड़ रहा है और ये बात उनको हजम नहीं हो रही थी और इसी वजह से ईदी आमीन ने ओबोटे को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाकर खुद प्राइम मिनिस्टर बनने की सोची। लेकिन अब उसके सामने सवाल ये था कि इसको पॉसिबल कैसे करें, क्योंकि मिल्टन ओबोटे के रहते ये संभव नहीं था और इसी वजह से ईदी आमीन के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकना स्टार्ट हो गई। उसने मिलिट्री के सोल्जर से मिलना स्टार्ट कर दिया, उसने आम लोगों के साथ मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया, उनके साथ जाके रहने लगा, उनके बीच जाके बातें करता, उनकी प्रॉब्लम को जानता, समझता और सॉल्व करता। और इसी वजह से वहाँ के आम लोगों का ईदी आमीन पर भरोसा भी बढ़ते जा रहा था और वहाँ के लोग ईदी आमीन को अपना मसीहा समझते थे और उसने वहाँ के आम लोगों को आर्मी में भर्ती करना भी स्टार्ट कर दिया था और वो उन्हें खुद ही ट्रेनिंग देता और सारी चीजें सिखाता और ऐसा करते करते उसने भारी संख्या में मिलिट्री की फौज तैयार कर ली थी। अब जैसा कि वहाँ के लोगों के लिए ईदी आमीन एक हीरो से कम नहीं था, इसीलिए वहाँ के लोग इसको भगवान के रूप में देखने लगे थे। लेकिन वहाँ के लोगों को क्या पता कि वो ये सारी चीजें अपने मतलब के लिए कर रहा है और वो मतलब था ओबोटे को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाकर गद्दी हड़प लेना। अब मिल्टन ओबोटे को जरा सा भी डाउट नहीं था कि ईदी आमीन ऐसा कुछ करेगा या ऐसा कुछ सोच रहा होगा, पर ईदी आमीन तो कुछ और ही ठान के बैठा था और इसी के चलते उसने 1969 में ओबोटे ऊपर जानलेवा हमला करवाया। लेकिन एक अच्छी किस्मत की वजह से ओबोटे बच निकला। लेकिन जैसे ओबोटे को पता चला कि इसके पीछे ईदी आमीन का हाथ है, तो उसने उसे कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस से हटाकर आर्मी चीफ बना दिया और इसकी वजह से ईदी आमीन गुस्से से लाल पीला हो गया और उसका खून खौलने लगा। अब ऐसे में उसने लोगों का और भी ज्यादा भरोसा और दिल जीतने के लिए उनके बीच जाता और उनके साथ ही उठता बैठता और खाता पीता भी था और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देता, उनकी हेल्प भी करता और उनको आर्मी में ज्वाइन भी करता और साथ ही साथ ओबोटे के खिलाफ लोगों को भड़काना भी चालू कर दिया, क्योंकि ईदी आमीन ओबोटे को सत्ता से हटाना चाहता था। अब लोग भी ईदी आमीन की बातों का भरोसा कर रहे थे, क्योंकि वैसे भी ओबोटे के रिलेशंस इन लोगों के साथ ठीक नहीं थे, क्योंकि उन लोगों ने ओबोटे के बारे में स्मगलिंग करने की भी बातें सुनी हुई थी और ऊपर से ये सारी बातें उनसे ईदी आमीन कह रहा था, जो कि ओबोटे का दोस्त भी रह चुका था और इसी वजह से वहाँ के लोगों के दिलों में ओबोटे के लिए नफरत पैदा हो गई थी। और फिर आखिरकार 25 जनवरी 1971 में युगांडा के प्राइम मिनिस्टर मिल्टन ओबोटे आउट ऑफ कंट्री जाते हैं मीटिंग के लिए और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ईदी आमीन ने वहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया और मिल्टन ओबोटे के लिए वापस आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए, जैसे कि एयरपोर्ट ब्लॉक कर दिया, उसका घर ब्लॉक कर दिया, सारे रोड ब्लॉक कर दिए, सब कुछ। अब कुल मिलाकर कहूँ तो मिल्टन ओबोटे को युगांडा में बैन ही कर दिया और 1971 में ईदी आमीन खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट एंड कमांडर इन चीफ आर्मी घोषित कर देता है। अब खून खराबे का असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है। तो 1971 से 1979 का ये जो दौर है, ये युगांडा के इतिहास के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा और खौफनाक रहा है, क्योंकि इस दौर में ईदी आमीन ने इतने क्रूरतापूर्ण और इतने घटिया काम किए कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे
खड़े हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसकी वजह से इस दौर का हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। सो ये पार्ट 1 था और जितना हो सके उतना जल्दी मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। सो अगर आपको ये यहाँ तक ये स्टोरी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो भाई, फटाफट जाओ सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो भाई। अब मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।